आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण, किसके कारण? अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैलकुलेट किया था, जिसका मान हमारे पास में आया था E बराबर के सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट। आज हम अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत, अचालक के स्थान पे कौन सी? चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करेंगे। तो सबसे पहले वही हमें फिगर बनाना है, गाउस के नियम से करनी है। गाउस के नियम का पहले अनुप्रयोग में हमने अनंत रेखीय आवेश के कारण, दूसरे में अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण और तीसरे अनुप्रयोग में अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कर रहे हैं। एक तरह से इसे गाउस के नियम का अनुप्रयोग कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि गाउस के नियम से अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। तो हम अपरिमित समरूप आवेशित परत को इस तरह से बना सकते हैं, यानी कि ये मान के चलो आपकी अपरिमित समरूप आवेशित परत है। हालांकि ये फाइनेट है, हमारी परिमित है, लेकिन अपरिमित मान के चलते हैं। तो इसकी कुछ मोटाई होगी, तो चित्र में हम केवल इसकी दो ही कोरे बनाएंगे, एक तो ये और एक दूसरी ये। तो अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत को बनाते हैं हम, तो इस तरह से हमारी ये समरूप आवेशित चालक परत है। समरूप आवेशित चालक परत है, इसलिए इसके अंदर आवेश शून्य होगा, और अंदर आवेश शून्य होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कितना होगा? शून्य होगा। संपूर्ण आवेश इसके किस पर होगा? पृष्ठों पर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चालक परत को या विलगित गोलीय चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठों पर चला जाता है, उसके पृष्ठों पर होता है। तो यहाँ पर ये चालक परत के जो अंदर है वो E का मान 0 होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, क्योंकि चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होगा। अब इसके कारण हमें इसके बिंदु O से इससे लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। चित्र में एक अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। यानी कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व हम कितना मान के चल रहे हैं? सिग्मा मान के चल रहे हैं। इसके कारण इसके पृष्ठ से लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये तो हमने प्रश्न में दिया था, वो लिख दिया, या थोड़ी सी हमने ये यहाँ पर ज्योमेट्री बनाई वो लिख दी। अब हमें इसके अतिरिक्त क्या करना पड़ेगा? तो हमने कि जैसे हम पिछले दो अनुप्रयोगों में पढ़ चुके हैं कि कोई ना कोई हमें क्या मानना पड़ता है, लेना पड़ता है, गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करनी होती है। तो अनंत रेखीय आवेश में भी हमने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना की थी।
अपरिमेय समरूप आवेशित अचालक परत के कारण भी हमने जब विद्युत क्षेत्र का परिकलन किया था तो उसमें भी हमने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना की। तो यहाँ भी हम एक एक आर लंबाई और एस काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो एक आर तो लंबाई और एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या मानते हैं, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लेते हैं। तो ये हमने आर लंबाई और एस काट क्षेत्रफल, एस काट क्षेत्रफल का मतलब है कि यानी कि ये जो इसके पृष्ठ है, जैसे ये बेलन है, ये बेलन लिया है हमने, तो इसके जो पृष्ठ है इनका क्षेत्रफल कितना है, एस है, यानी कि इनका क्षेत्रफल कितना है आपका, एस है। तो ये हमने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं, जिसकी लंबाई तो कितनी है, आर है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, एस है। तो इसके लिए आर लंबाई व एस काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। तो ये हमने परिकल्पना की और इसको हमने चित्र में बना भी लिया, जिसमें बिंदु P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसको हमने क्या लिया था, इस काट क्षेत्रफल के किस पे लिया, केंद्र पर लिया। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे यदि इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश स्मॉल क्यू हो तब, स्मॉल क्यू का मान कितना होगा, ये मान रहे हैं कि यदि हम इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घेरा गया आवेश का मान क्यू हो तो क्यू का मान कितना होगा, क्यू का मान होगा सिग्मा एस, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व इनटू के काट क्षेत्रफल। कैसे आया इसका मान, चूंकि हम जानते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर के क्या होता है, आवेश बटे के क्षेत्रफल, तो क्यू अपॉन के एस। यानी कि यहाँ पर जो ये पृष्ठ घिरा हुआ है, यानी कि जो निर्गत हो रहा है, जितना ये क्षेत्रफल है एस, उतना ही इस क्षेत्रफल द्वारा ये परिबद्ध आवेश है। तो यहाँ पे जो परिबद्ध क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्रफल किस द्वारा है, एस क्षेत्रफल द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है, क्यू है। तो क्यू का मान कितना आएगा यहाँ से, सिग्मा एस। तो क्यू बराबर कितना आएगा, सिग्मा। तो क्यू बराबर के हो गया बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश क्यू का मान हो गया क्यू बराबर सिग्मा एस। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब गाउस के नियम से इस बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई ले तो फाई ई का मान क्या होगा। तो गाउस का नियम क्या कहता है, निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम गाउस नियम कहते हैं, या गाउस की प्रमेय भी कहते हैं, या गाउस का कथन भी कहते हैं। तो यहाँ पर बेलनाकार पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है, Q। तो गाउस के नियम से क्या होगा, Q का 1/ε0 गुना होगा विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का मान होगा फाई बराबर के Q अपॉन के ε0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, फाई ई बराबर के सिग्मा एस अपॉन के ε0। समीकरण नंबर 2,
यहां से Q का मान सिग्मा S कहां से रखा है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से Q का मान रखने पर, समीकरण 1 से Q का मान रखने पर Q का मान कितना आएगा, सिग्मा S आएगा। तो ये हो जाएगा फाई E बराबर के सिग्मा S अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो हमने गाउस के नियम से क्या निकाल लिया, विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिया। दूसरा हमें जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है, मूल परिभाषा है, उससे हमें विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में डिवाइडेड करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। बेलनाकार पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करने पर तो 3 भाग कौन कौन से लेते हैं हम। पहला भाग वृत्ताकार पृष्ठ, और इसको नाम देते हैं हम S1, और ये कौन सा ले रहे हैं हम, दाईं ओर का। ये मैं बता दूं आपको, वृत्ताकार पृष्ठ S1 कौन सा होगा आपका, ये होगा। तो ये आपका वृत्ताकार पृष्ठ होगा S1, कौन से वाला, दाईं ओर, ये इस हाथ पे है, राइट हैंड पे है, तो इसको नाम देते हैं हम S1। दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ S2 बाईं ओर का, सॉरी बाईं ओर का नहीं, कहां पर, चालक पृष्ठ के अंदर का। तो बेलन का जो दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ है, ये कहां है, चालक पृष्ठ के अंदर है। कहां पर है, चालक पृष्ठ के अंदर है, और इसको नाम देते हैं हम S2। और तीसरा है बेलनाकार वक्र पृष्ठ, और उसको नाम देते हैं हम S3। तो ये हमारा बेलनाकार वक्र पृष्ठ है, और इसको नाम देते हैं हम S3। यानी कि व्यवस्था इस तरह से है, ये हमारी चालक परत है। तो ये जो गाउसीय पृष्ठ है इस तरह से आ रहा है, तो ये वाला भाग तो कहाँ आ गया, इसके पृष्ठ के अंदर आ गया, S2 वाला पृष्ठ है। ये किस ओर का है, बाईं ओर, दाईं ओर का है। और ये जो वाला भाग है, ये हमारा क्या है, बेलनाकार वक्र पृष्ठ है। तो इस तरह से है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा, बेलन का जो कुछ हिस्सा है ये इसके अंदर है, और कुछ हिस्सा इसके कहाँ निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है। तो ये 3 भाग हो गए, पहला भाग ये S1, दूसरा भाग ये S2, और तीसरा भाग ये बेलनाकार। तो इसमें 3 भाग हो गए, पहला भाग S1, दूसरा भाग S2, और तीसरा भाग ये बेलनाकार पृष्ठ, यानी कि ये वाला जो वक्र पृष्ठ है, इसको हम बेलनाकार वक्र पृष्ठ बोल रहे हैं। तो अब इन तीनों पृष्ठों से जो फ्लक्स की परिभाषा होती है, उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कैलकुलेट करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 को हम साइड में इस तरफ लिख लेते हैं, फाई E बराबर के सिग्मा S अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2, क्योंकि अभी हमें इसकी आवश्यकता होगी। तो आगे लेते हैं, अतः पृष्ठ S1 से निर्गत विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ S1 से निर्गत विद्युत फ्लक्स को फाई E1 से रिप्रेजेंट करें, व्यक्त करें, तो फाई E1 का मान होगा समाकलन S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या समाकलन S1 E ds क्या आता है, कॉस थीटा, जहां थीटा का मतलब होता है E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य कोण। तो हम अब पृष्ठ S1 में देखते हैं कि E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य में कोण कितना है। तो पृष्ठ S1 पे चलते हैं, तो ये हमारा पृष्ठ क्या है, S1 है, यानी कि ये जो वृत्ताकार भाग है ये हमारा क्या है, पृष्ठ S1 है। अब इसमें इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, ये इसका जो तल है, तल की दिशा की तरह इस ओर है,
तल की दिशा इस ओर है, यानी ds वेक्टर इस दिशा में। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी H चालक परत के कारण, अपरिमेय समरूप आवेश चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किस ओर होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। तो E वेक्टर का मान भी किस की दिशा भी क्या होगी, इस ओर होगी, यानी कि E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों किस दिशा में, एक ही दिशा में। तो इसके लिए थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहां पर होगा EDS cos 0 डिग्री, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, E को बाहर ले लेंगे, समाकलन S1 ds, या E और समाकलन ds का मान, चूंकि समाकलन S1 ds का मान कितना होगा, s होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमने कितना माना है, s माना है। इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना माना है हमने, s माना है। तो इसका समाकलन S1 ds का बराबर कितना होगा, s होगा। तो ये आएगा आपका ES। समीकरण नंबर हो जाएगी आपके 3, यानी कि φE1 बराबर के आया ES। सेकंड, इसी प्रकार S2 पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, S2 पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को φE2 से रिप्रेजेंट करें तो φE2 बराबर होगा वही परिभाषा से समाकलन S2 से निर्गत निकाल रहे तो S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या समाकलन S2 EDS cos थीटा, या थीटा E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में। तो थीटा यहां पर E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में कौन है, तो यहां देखते हैं हम। लेकिन यहां पर हमें थीटा जो है इसके पृष्ठ के लंबवत होगा और s वेक्टर इसमें इस ओर होगा, यानी कि ds वेक्टर जो होगा वो इस ओर होगा। लेकिन यहाँ पे हमें ds वेक्टर और e वेक्टर के बीच में कोण निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, जितना भी होगा, क्योंकि यहाँ पर S2 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ जिस भाग में स्थित है वहां पर E क्या है हमारा, 0 है, यानी कि विद्युत क्षेत्र 0 है। क्यों है विद्युत क्षेत्र 0 यहाँ पर, क्योंकि पृष्ठ के जो चालक पृष्ठ है उसके अंदर आवेश नहीं है, और आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ पे E 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा φE2 बराबर के 0। E0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 4। आगे इसी तरह से बेलनाकार पृष्ठ S3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स, बेलनाकार पृष्ठ S3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स को यदि φE3 से रिप्रेजेंट करें तो φE3 बराबर होगा समाकलन S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या S3 EDS cos थीटा। लेकिन थीटा यहाँ पे क्या आएगा, E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में कौन। अब S3 पृष्ठ के लिए देखते हैं हम कि E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में कौन कितना होगा। अब ये बेलनाकार पृष्ठ है हमें, तो बेलनाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो इस तरह से होगा, लंबवत होगा, यानी कि इसके लंबाई के। तो ये ds वेक्टर होगा, और E वेक्टर हमारा इस ओर है, तो कौन कितना हो जाएगा E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में, 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा EDS cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये आ जाएगा φE3 बराबर के 0, चूंकि cos 90 डिग्री बराबर के कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ पर क्यों 0 हुआ, क्योंकि E बराबर के कितना है, 0 है। तो समीकरण नंबर 3 में φE1 बराबर के कितना है, E है। समीकरण नंबर 2 में φE2 बराबर कितना है, 0। और समीकरण नंबर 3 में φE3 बराबर कितना है, 0। तो हमने बेलनाकार पृष्ठ को 3 भागों में डिवाइडेड किया, और उन तीनों भागों से क्या निकाला, निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाला। तो अब हम इन तीनों समीकरणों से यहाँ पर φE1 बराबर के कितना आया, ES, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 3। φE2 बराबर कितना आया, 0, समीकरण नंबर 4। और φE3 बराबर कितना आया हमारा, 0, इसको दिया हमें समीकरण नंबर 5। इनको एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी को हम मिटा देते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं। तो अब हमने तीनों पृष्ठों से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाला, और ये तीनों पृष्ठ किसके थे, बेलनाकार पृष्ठ के थे। तो अब बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण
बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है आपकी फाई ई बराबर के समाकलन बंद पथ एस जो भी पृष्ठ होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब इसको हमने कितने भागों में डिवाइडेड कर दिया? 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया। 3 भाग कौन कौन से थे? समाकलन S1 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस समाकलन S2 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस समाकलन S3 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यानी S1 S2 S3 3 भागों में डिवाइडेड किया था हमने इस बेलनाकार को, तो इन 3 भागों के योग के रूप में हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं फाई ई बराबर के, इसका मान किसके बराबर है? फाई ई1 के बराबर है, तो फाई ई1 प्लस के इसका मान फाई ई2 के बराबर है, तो फाई ई2 प्लस के इसका मान किसके बराबर? फाई ई3। इन तीनों के वैल्यू हमने ज्ञात कर लिए, इसका मान फाई ई1 के, इसका मान फाई ई2 के, इसका मान फाई ई3 के। अब फाई ई1 बराबर कितना है? ES प्लस के 0 प्लस के 0। फाई ई2 और फाई ई3 का मान कितना है? 0 है। तो ये आ गया फाई ई बराबर के ES। समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 2 ये हमने गाउस नियम से निकाला है, और ये किससे निकाला? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाला है, विद्युत फ्लक्स ही। तो समीकरण नंबर 6 और 2 एक ही राशि को व्यक्त करते हैं, यानी विद्युत फ्लक्स को व्यक्त करते हैं, तो दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 2 व 6 की तुलना से तुलना करेंगे तो फाई ई बराबर के आएगा, और ये आएगा ES बराबर के सिग्मा एस अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल, तो ई बराबर के आ गया आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। और ये होता है आपका अपरिमेय समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और इसको नंबर देते हैं हम समीकरण नंबर 7। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 7। ये तो हो गया किसके कारण? चालक परत के कारण। पिछले वीडियो में हमने अचालक परत के कारण क्या पढ़ा था? अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी पड़ी थी? ई बराबर के सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से स्पष्ट है कि चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी होती है? दोगुनी होती है। या ये कह सकते हैं अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आधा होता है। ये राशि कितनी है? आधी है, कम है, और ये इसके क्या है? दोगुनी है। तो दिशा की बात करें, यदि सदिश रूप में लिखे, पहले तो हम इसको सदिश रूप में लिखे कि अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम वेक्टर रूप में लिखे, तो ये आएगा आपका ई वेक्टर बराबर के सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एन कैप, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एन कैप, जहां एन कैप बराबर के क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत, यानी कि चालक पृष्ठ है उसके लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश, अर्थात अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। पृष्ठ या ये कह सकते हैं परत कह सकते हैं, या पट्टिका दी हुई है तो पट्टिका कह सकते हैं, पट्टिका के लंबवत होती है। जो भी हमारी चालक परत है, यानी कि ये हम चालक परत माने, तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस ओर ज्ञात कर रहे हैं तो ये लंबवत इस तरह से होगी, लंबवत इस ओर ज्ञात कर रहे हैं तो इस ओर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हम यहाँ पर गाउस के नियम के जो तीनों अनुप्रयोग पढ़े थे उन सबका कॉमनली एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो ये है जैसे गाउस के नियम के पहले अनुप्रयोग में पढ़ा था हमने अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे में पढ़ा था अपरिमेय समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरे में आज ही हमने पढ़ा है जो अपरिमेय चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीनों का मान आया ई बराबर 2k लैम्बडा अपॉन के आर, इसका आया ई बराबर के सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन 0, ई बराबर के सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0 चालक परत के कारण। दिशा की बात करें तो दिशा
तीनों में समान होती है। इसमें क्या होती है, वही लंबवत होती है, लंबवत। इसमें भी क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत, यानी पृष्ठ या परत जो भी है हमारी अपरिमित, उसकी क्या होती है, लंबवत होती है। कैसे होती है, लंबवत होती है। अब ये हमारा पृष्ठ कैसा आवेशित है, पृष्ठ आवेशित है, लेकिन किस तरह से आवेशित, धन आवेशित है, तो क्या होगी, पृष्ठ लंबवत अंदर की ओर होगी, लंबवत अंदर की ओर होगी। पृष्ठ यदि हमारा कैसा है, ऋण आवेशित है, कैसा है, ऋण आवेशित है, तो दिशा कैसे होगी, लंबवत अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर। पृष्ठ हमारा यदि धनावेशित है तो दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। पृष्ठ कैसे है हमारे, धन आवेशित है, धन आवेशित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके कारण क्या होगी, ई बराबर 2k लैम्डा अपॉन के आर, यानी कि यहाँ आर पर निर्भर करती है, यहाँ पर ये आर पर निर्भर नहीं करती है, इन दोनों में आर पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए अपरिमित अचालक परत के कारण ई बराबर 2 सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट, और अपरिमित चालक परत के कारण सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आर पर निर्भर होती है, यहाँ पर दोनों में आर पर निर्भर नहीं करती है। वेक्टर रूप में लिखना है तो इसको वेक्टर रूप में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ई वेक्टर बराबर के 2k लैम्डा अपॉन के आर कैप एकांक सदिश। ई वेक्टर बराबर के, इसको वेक्टर रूप में लिखते हैं सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और इसको लिखते हैं ई बराबर के सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो आज हमने अपरिमेय समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिस्कशन किया था, कैलकुलेट की थी। तो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें